सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय किडनी। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रीनल फिजियोलॉजी का, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक टॉपिक किए हैं उसमें हमने फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन देख लिए। और फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन हमने किसकी देखी थी? इलेक्ट्रोलाइट्स की देखी है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर होते हैं, लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गए, आइंस हो गए, ये हमारे पास फिल्टर होते हैं और यही हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। अब बारी ये है, जो आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है और ये रीएब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म कि किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होती है ये बताने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि देखो, हमारे पास कोई भी अगर एक सब्सटेंस होता है उसकी एक्सक्रीशन, सब्सटेंस की एक्सक्रीशन ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर। सब्सटेंस की एक्सक्रीशन किसके किन के ऊपर डिपेंड करती है? तीन चीज़ों के ऊपर, कि वो सब्सटेंस फिल्टर कितना हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो सब्सटेंस जो है वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब कितना हो रहा है। अच्छा, रीएब्जॉर्ब के लिए हम क्या करेंगे? माइनस, अच्छा मैं बताता हूँ। उसके बाद वो सब्सटेंस सीक्रेट कितना हो रहा है। कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस जो है, कोई भी आयन ये है या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो एक्सक्रीट हो रहा होता है तो वो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिल्टर कितना हुआ। अच्छा, अगर वो फिल्टर हो गया तो फिल्टर होने के बाद वो रीएब्जॉर्ब कितना हुआ, तो जाहिर सी बात है रीएब्जॉर्ब यानी कि दोबारा टिब्यूल्स के अंदर चले गए तो उसको हम माइनस करेंगे। अब रीएब्जॉर्ब हो गया तो उस रीएब्जॉर्ब होने के बाद में अगर ये फिल्टर हो रहा है या सीक्रेट हो रहा है, फिल्टर नहीं, अब उसको हम बोलेंगे सीक्रेट, जो कि एडिशनल अमाउंट हमारे पास जो सेल्स होते हैं, पीसीटी के सेल्स हो गए, वो एडिशनली उनको सीक्रेट कर दें। ठीक है, एक्सक्रीशन जो है वो हमारे पास दोबारा समझते हैं तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे फिल्टर हो गया, ठीक हो गया। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये हमारे पास पीसीटी, लूप ऑफ फैनल, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन जगहों पे ये कितना रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सीक्रेशन का मतलब ये है कि एडिशनल अमाउंट, नॉट दैट जो कि फिल्टर हो गया है, एडिशनल अमाउंट जो कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स अगर वो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर डाल दें तो वो कितना अमाउंट डाल रहे हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे हो, रीएब्जॉर्प्शन जो कि ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाए। सीक्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारे किडनी के अपने एपिथेलियल सेल्स हैं, जो वहाँ पे गंद किचड़ा जो कि बन रहा होता है, वो एडिशनल अमाउंट में उसको सीक्रेट करें तो उसको हम कहते हैं सीक्रेशन। अब सीक्रेशन मोस्टली किन किन चीज़ों की जाती है? सीक्रेशन मोस्टली की जाती है नाइट्रोजेनियस वेस्ट की, लाइक यूरिया, ठीक है, लाइक क्रिएटिनिन जो कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से आता है। ठीक है, अब यूरिया फिर भी हमारे पास पार्शली काफ़ी दफ़ा जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, काफ़ी जो है 90, अगर 100% हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है तो 100% में से हमारे पास जो है 90% एक्सक्रीशन हो जाती है, 10% जो है वो रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, 90% जैसे सपोज कर लो 100% अल्ट्रा फिल्टर हुआ तो हमारे पास 10% रीएब्जॉर्ब हो गया, बाकी सारा एक्सक्रीट हो जाता है। केरेटिनिन, केरेटिनिन से समझ लो कि है ना, जितनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो किडनी बोलता है ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से तो जा रहा है, बोलता है मेरी बला से डबल और निकले, किडनी अपने एपिथेलियल सेल से भी इसके अंदर फेंक देता है। यानी कि बहुत ज़्यादा केरेटिनिन की रीएब्जॉर्प्शन होती ही नहीं, 0% रीएब्जॉर्प्शन है। केरेटिनिन बस ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट ही होता है। एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आगे केरेटिनिन हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, दूसरा किडनी की एपिथेलियल सेल्स और इसको सीक्रेट करेंगे, चल हमारी बला से भी बाहर निकले, दफे हो निकले ये। यानी कि क्रिएटिनिन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, इसका रीएब्जॉर्प्टिव पावर बिल्कुल जीरो है। यूरिया अगर हम देखें तो हमारे पास अगर 100% अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है तो उसमें से 90% जो है वो हमारे पास एक्सक्रीशन में चले जाएगा, लेकिन 10% जो है वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम इसी मैकेनिज्म को, इसी चीज़ को हम आगे चलते हुए देखें, अच्छा इसमें फिल्ट्रेशन से मुराद क्या थी? अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर हम फिल्ट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और एक होता है सब्सटेंस की फिल्ट्रेशन। ठीक है, किसी भी सपोज करो सोडियम है, इसका इसका फिल्ट्रेशन रेट कितना है? ठीक है, एक तो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसका था? ब्लड का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमने देखा था एफरेंट आर्टेरियोल से कितना हमारे पास आइंस जो है वो फिल्टर हो रहे थे, वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, और वो हमारे पास जो था वो समहाउ, इसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है, 180 वन 80
180 थी, ठीक है। ग्लोमेरुलर, हाँ सॉरी, इसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की 180 मिली इक्व पर लीटर थी, ठीक है, पर डे, और पर डे। हाँ 180 मिली इक्व पर डे, ठीक है, सॉरी। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे पास 178.5 होती थी, और 1.5 जो होता है वो हमारे पास 1.5 लीटर पर डे जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सक्रीट हमारे पास निकल जाता था, ठीक। अब अगर हम किसी भी एक आयन की देखें, ये हम लोग ने किस में देखा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीअब्जॉर्प्शन, ये हमने ब्लड वेसल के ऊपर देखा था, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स में से इतना अमाउंट जो होता है 180 लीटर पर डे जो होता है, ये हमारे पास अमाउंट जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ना फिल्टर हो जाता है, उसमें से 178.5 जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी 1.5 लीटर पर डे नहीं होता, मिली इक्व पर डे होता है, या यूनिट्स का यार आप लोग देख लेना, क्या यूनिट्स मुझे भी याद नहीं रहते, ठीक है। 1.5 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये होता है ब्लड के हिसाब से, कि ब्लड में कितना, ब्लड का कितना वॉल्यूम जो है वो हमारे पास फिल्टर हो रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बाकी कितना एक्सक्रीट हो रहा है। अब हमें देखना है फिल्ट्रेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिल्ट्रेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो मैं चीज़ बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, फिल्ट्रेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिल्ट्रेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से हमें क्या मुराद है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि एक सब्सटेंस का अगर हमें फिल्ट्रेशन रेट देखना है तो पहले इसका हम क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। अगर हम वो जो देख रहे थे दोबारा कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक्सक्रीट होता है, उसके फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सीक्रेशन। तो ये जो फिल्ट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन है, अगर एक सब्सटेंस की फिल्ट्रेशन हो रही है तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, और फिर उसी ब्लड के अंदर इस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि यार अब ये फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर अच्छी खासी ज़्यादा होती है, तो उसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है, ठीक। सो ये एक फिल्ट्रेशन रेट, और मैंने जीएफआर का डिफरेंशिएट आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, वो एक आयन का लिया जाता है, और उसमें हम जीएफआर को उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जीएफआर वो खाली हम एट द पॉइंट ऑफ, और वी कैन से एट द लेवल ऑफ ब्लड को देखते हैं कि ब्लड में से कितने वो जो है हमारे पास फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी कि ब्लड का कितना अमाउंट जो है वो हमारे पास फिल्टर हो रहा है एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। और फिल्ट्रेशन रेट हम एक सिलेक्टिव आयन की देखते हैं कि एक आयन जो है वो उस ग्लोमेरुलस से कितना फिल्टर होगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं, फिल्ट्रेशन रेट में, कि एक आयन जो है वो उस ग्लोमेरुलस से कितना फिल्टर होगा, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जीएफआर इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये तो कुछ चीज़ें थी बेसिक। अब बारी आती है आगे के ऊपर, ठीक है। अब अगर हमें सब्सटेंस जो है जब वो हमारे पास फिल्टर होके कहाँ पर आ जाता है, सब्सटेंस जो है वो फिल्टर होके हमारे पास आ जाता है इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देखो, हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की चीज़ कहाँ पर आ जाती है, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद हमारे पास कहाँ पर आ जाती है, ल्यूमेन ऑफ है ना पीसीटी, ठीक है। चीज़ें हमारे पास यहाँ से फिल्ट्रेशन हुई तो बोमेंस कैप्सूल में आ गई, बोमेंस कैप्सूल में से आने के बाद पीसीटी में आएंगी। अब पीसीटी से आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन हो गई, फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास कितने मेथड से होती है, कैसे होती है, उसको हम इसमें डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले मेथड्स वगैरह को, पाथवेज वगैरह को, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब अगर कोई भी सब्सटेंस हमें रीअब्सॉर्ब करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो कैसे हो सकता है। सो जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट होता है चीज़, रीअब्सॉर्ब हो रही है, एक आयन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब तो पहली चीज़ क्या हमें देखनी है कि ट्रांसपोर्ट कितनी टाइप्स की, ठीक है। पहली चीज़ हमें रीअब्सॉर्प्शन समझने से पहले हमें क्या चीज़ समझनी है कि ट्रांसपोर्ट कितनी टाइप्स की होती है। तो ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फिर आती हैं दो टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में ये क्या होता है कि हम डायरेक्टली एटीपी यूज़ करते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि हम डायरेक्टली एटीपी यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास ऐसा चैनल हो, प्रोटीन चैनल हो, जिसमें हम क्या दें, एटीपी दें, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम आयन ट्रांसफ़र करें। लाइक हमें पता है कि भाई सेल, एक सेल है ये,
सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होती है, सेल के अंदर हमारे पास सोडियम की कंसेंट्रेशन क्या होती है, लेस। अब अगर हमें सोडियम को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हमें पता है बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन क्या है, हाई। अब अगर मैं इस सोडियम को बाहर से सेल के अंदर डालूंगा तो ये कहलाएगा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, क्योंकि हाई और बाहर हाई है अंदर लेस है, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोलेगा कि भाई मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊं। लेकिन अगर मैं इसको अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कर दूं कि मैं अंदर से इसको बाहर लेके जाऊं तो मुझे एटीपी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें मैं क्या करूं, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एक आयन को ट्रांसपोर्ट करवाऊं थ्रू अ प्रोटीन चैनल, और उस प्रोटीन चैनल को मैं डायरेक्टली एटीपी सप्लाई करूं, तो ये हमारे पास कहलाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है कि हमें एक आयन है, ठीक है, हमें क्या है, हमारे पास क्या है, एक आयन है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक आयन है, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन हमारे पास जो है हम उसको डायरेक्टली एटीपी नहीं देते, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एटीपी नहीं देते। अब कैसे करते हैं, सपोज करो कि ये एक सेल है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बेसोलेटरल, एक अपाइकल और ल्यूमिनल, ठीक है। अब ल्यूमिनल यानी कि ल्यूमिन, सपोज करो पीसीटी का एक ल्यूमिन है, जैसे हमें पता है कि भाई, एक सेकंड में ड्रॉ कर दो, ये पीसीटी का ल्यूमिन है, यहाँ पर जो पीसीटी का एक सेल है वो मैंने लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सेल है, मैंने लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब सेल की दो सरफेसेस होंगे, बेसोलेटरल और ल्यूमिनल। सपोज करो ल्यूमिन के अंदर अभी हमारे पास क्या है, ड्यू टू अल्ट्राफिल्ट्रेशन ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हाई हो गई, ठीक है, लेकिन जो पेरिटिकुलर कैपिलरीज वगैरह होती हैं या जो ब्लड्स वगैरह होते हैं, अब उनमें वैसे हमारे पास ग्लूकोज वगैरह की कंसेंट्रेशन पहले ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, उसके अंदर हमारे पास नॉर्मली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ग्लूकोज वगैरह प्रोटीन वगैरह की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती हैं। वो अलग बात है कि हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हमारे पास वो सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो गई, लेकिन अगर हमें देखा जाए कि हमें अब मोर रीएब्जॉर्प्शन करानी, ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवानी है सब्सटेंस की, तो वो कैसे रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या है कि सपोज करो ब्लड में पहले ही ज़्यादा होती है, हमें पता है कि ब्लड में चीज़ें जो हैं ग्लूकोज की प्रोटीन वगैरह की कंसेंट्रेशन है ज़्यादा होती हैं, लेकिन बस अभी जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से सारा जो होता है वो सब्सटेंस फिल्टर हो जाता है, लेकिन फिर भी पेरिटिकुलर कैपिलरीज वगैरह के अंदर जो है वो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और सपोज करो कि अभी हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन हो भी गई, काफ़ी रीएब्जॉर्प्शन हो गई, तो सेल के अंदर अभी ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ल्यूमिन, क्योंकि मोर रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। अब रीएब्जॉर्प्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ल्यूमिन। अब हमें अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाना है, किसको, ग्लूकोज को, हमें अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना है। भाई रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी जिसकी वजह से क्या हो कि भाई सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ल्यूमिन में कम है, ठीक है। अब हमें जो ग्लूकोज है ल्यूमिन के अंदर वो थोड़ा भी कम कंसेंट्रेशन में है, लेकिन हमें इसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, लेस से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो अब ग्लूकोज को मुझे ट्रांसफ़र करवाना है, लेकिन मुझे चैनल को, जो प्रोटीन चैनल है उसको एटीपी डायरेक्ट भी नहीं देनी, जो प्रोटीन चैनल है उसको मुझे एटीपी डायरेक्ट भी नहीं देनी। फिर हम क्या करेंगे कि एक चैनल होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इसको हम एटीपी देंगे। ये क्या करेगा कि सोडियम को, हमारे पास हमें पता है कि भाई सेल के अंदर सोडियम क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या करेगा, सेल से सोडियम को निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है, लेस से हाई की तरफ फेंक दिया। अब हमारे पास जो सोडियम जो है यहाँ से ल्यूमिन से क्या होगा, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, ल्यूमिन के अंदर अभी कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा से हमारे पास इस ल्यूमिन के अंदर ज़्यादा से सेल के अंदर आ जाएगा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें पता है ल्यूमिन में कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। अब सोडियम जो है वो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, लेकिन आने से पहले ये क्या करेगा कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है, ये क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टर है। अब इसके पास दो साइड हैं, एक दो, ये जो दो साइड वाला एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये देखना ना यहाँ पर फोकस हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टर जो इसके पास दो साइड हैं, एक
दो, एक से हमारे पास सोडियम अटैच हो जाएगा, दूसरे से हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अटैच हो जाएगा। अब सोडियम क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, क्योंकि सोडियम जो था सेल के अंदर क्या हुआ, पहले खाली कर दिया गया ताकि इसकी सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। खाली कैसे किया गया, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आया, उसने सारा सोडियम जो है उस सेल से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो ल्यूमन से सेल के अंदर सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, अब जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या करता है, उसके पास दो साइड हैं, एक दो। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास ग्लूकोज अटैच हो जाता है। अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना है वो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्लूकोज की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट with the help of sodium which moves along the concentration gradient, this movement is called secondary active transport। इसमें क्या हुआ कि एक सब्सटेंस जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट भी हो गया और ट्रांसपोर्टर पे डायरेक्ट एटीपी भी नहीं लगी। एटीपी कहाँ लगी, इनडायरेक्ट लगी, कि पहले वाले है ना एक दूसरे हमने ट्रांसपोर्टर के ऊपर एटीपी लगाई जिसने क्या किया कि सोडियम को अंदर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ, ल्यूमन के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सेल। फिर सोडियम जो है ल्यूमन से हमारे पास सेल के अंदर आ गया अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा था तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा। वो एनर्जी लूज होने से क्या होगी कि वो अलाउ कर देगी इस ग्लूकोज को वो ल्यूमन से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होने में। तो ग्लूकोज जो ल्यूमन से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ है, और सोडियम जो ल्यूमन से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हुआ है। लेकिन ये जो सोडियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके लिए हमने एटीपी डायरेक्ट इस ट्रांसपोर्टर को नहीं दी बल्कि हमने एक दूसरे ट्रांसपोर्टर को दी थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि हम सोडियम थोड़ी, वो तो ग्लूकोज होगा ना अगेंस्ट द। हाँ ग्लूकोज ही बता रहा हूँ कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस जो कि ग्लूकोज है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट तो होता है, और उसके लिए हम एटीपी जो है वो डायरेक्टली इसके ट्रांसपोर्टर को नहीं देते। ठीक है, वापस इस कॉन्सेप्ट को समझो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम एटीपी जो होती है उसको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए वो डायरेक्टली हम इसके ट्रांसपोर्टर को नहीं देते, वो पहले हम दूसरे ट्रांसपोर्टर को देते हैं। वो क्या करता है कि वो सोडियम को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल और ल्यूमेन के दरमियान में हमारे पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सोडियम जो कि ल्यूमन के अंदर होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, वो अपनी फ्री एनर्जी लूज करता है। जो जो इसका ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज वाला वो उसको यूटिलाइज करके ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सिंपल वर्ड्स इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास इनडायरेक्ट एटीपी यूज होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस, और है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट एटीपी यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डायरेक्टली हम पंप को है ना एटीपी देते हैं जिससे क्या होता है कि वो सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कर देता है, और सेकेंडरी के अंदर हम इनडायरेक्ट एटीपी दिलवाते हैं कि पहले एक दूसरे ट्रांसपोर्टर को जो क्या करेगा कि एक सब्सटेंस को बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगी कि ल्यूमन वाले साइड पे हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब वो ज़्यादा होने की वजह से वो सेल के अंदर जाने की करेगा, जिससे क्या होगा कि जब वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो वो अपनी फ्री एनर्जी लूज़ करेगा। जब वो फ्री एनर्जी लूज़ करेगा तो वो अपने साथ ग्लूकोज को भी ले जाएगा जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आती है हमारे पास बारी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट किस बला का नाम है, तो पैसिव में ये होता है कि हमारे पास कोई एटीपी रिक्वायर नहीं होती। पैसिव में क्या होता है कि वी डोंट नीड एनी एटीपी, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब पैसिव के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पैसिव के अंदर हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, और डिफ्यूजन, ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे पास इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारे पास है ना ट्रांसपोर्ट हो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेकिन थ्रू अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो है ना, जो चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट थ्रू अ प्रोटीन चैनल।
लाइक ये जो सोडियम जो था वो अब हमारे पास ल्यूमन से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा था अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन साथ में क्या इसको रिक्वायर था, एक प्रोटीन चैनल रिक्वायर था। तो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या था, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सोडियम का ट्रांसपोर्ट क्या था, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको प्रोटीन भी रिक्वायर है, तो ये हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद रख लेना कि मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट along the concentration gradient through a membrane, ठीक। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस along the concentration gradient through a semi permeable membrane। भाई अगर हमारे पास, अच्छा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट से क्या मुराद है, मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट से हमारी क्या मुराद होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर। अब वाटर जो है, जब हमारे पास सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है तो हमें पता है कि भाई पानी उसके पीछे पीछे जाएगा, तो वाटर की जो मूवमेंट है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। वाटर की मूवमेंट क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास है ना ल्यूमन से सोडियम वगैरह रीएब्जॉर्ब होगा, वहाँ पे हमारे पास पीछे पीछे वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है। लेकिन अभी हम जब ये उसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और दोबारा इसकी एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर इम्परमेबल टू वाटर। यानी कि हमारे पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दैट आर इम्परमेबल टू वाटर, लाइक कि वहाँ से हमारे पास आइंस की रीएब्जॉर्प्शन तो होती है लेकिन वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे हमारे पास कुछ जो एक्वापोरेंस प्रोटीन होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। और उनकी एपिथेलियल सरफेस जो है वो हमारे पास फुली इम्परमेबल होती है, किसके, वाटर की। अब वो कौन कौन सी जगह है, वो है हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल होती है, वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इम्परमेबल टू वाटर। अगरचे एडीएच हार्मोन जो है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, अगर हम वो दे भी दें तब भी उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ टोटली इम्परमेबल। ये चीज़ याद रखना, ये जुमला कि विच एस्पेक्ट ऑफ नेफ्रॉन इज टोटली इम्परमेबल डिस्पाइट ऑफ हैविंग एडीएच। एडीएच के होने के बावजूद भी जो हमारे पास है ना इम्परमेबल होता है वाटर के, वो कौन सा है, वो है हमारे पास वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल प्लस द अर्ली सेगमेंट ऑफ डीसीटी। अर्ली सेगमेंट ऑफ डीसीटी एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, दे बोथ आर टोटली इम्परमेबल टू वाटर, ठीक है। वो उधर से वाटर का एब्जॉर्प्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से हमारे पास ब्लड के अंदर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती, ठीक। अब बारी आती है हमारे पास कि ये हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक सेकंड बताता हूँ कि ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास किस तरीके से होगा, सॉरी, किन रास्तों से होगा। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से मुराद ये कि किन रास्तों से होगा, कि या तो हमारे पास सेल जो है वो उनको रीएब्जॉर्ब कर ले, सेल पे हमारे पास प्रोटीन चैनल वगैरह लगे हुए हों कि वो उनको रीएब्जॉर्ब कर ले, वहाँ से हमारे पास या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाए या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है भाई। अगर हमारे पास ये ल्यूमन है, ल्यूमन से या तो हमारे पास ये सेल के ऊपर प्रोटीन लगे हुए हों, वहाँ से चीज़ रीएब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। या फिर दूसरा रास्ता ये कि जो दो सेल के बीच में गैप होता है वहाँ से हमारे पास चीज़ जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए, वहाँ से हमारे पास चीज़ जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए। जो अलोंग द सेल चीज़ रीएब्जॉर्ब हो रही है, अलोंग द सेल जो चीज़ रीएब्जॉर्ब हो रही है उसको हम कहते हैं ट्रांस सेलुलर पाथवे। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस सेलुलर पाथवे। ट्रांस माना कि जो ट्रांसफर हो रहा है, सेलुलर सेल को ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस सेलुलर पाथवे। और जो चीज़ हमारे पास बिटवीन द सेल ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, पैरा सेलुलर पाथवे। पैरा सेलुलर पाथवे कैसा पाथवे होता है, जो कि दो सेल के बीच में से पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, पैरा सेलुलर पाथवे। अब सवाल ये आता है कि यार दो सेल्स के बीच में तो टाइट जंक्शंस होते हैं, टाइट तो माना बहुत टफ, तो फिर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट इज़ अ मिसनोमर, टाइट जंक्शंस ऑफ पीसीटी आर नॉट टाइट, they are very loose, they allow water to transport as paracellular pathway, ठीक है। ये हमारे पास वाटर को अलाउ करते हैं एज पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू कि वो वाटर हमारे पास इस तरीके से चले जाए एंड सर्टेन आइंस, ठीक है। अब उसके बाद जो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो फोकस करना है वो है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम।
अब जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है ये किस तरह का भला है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हर वो आयन चैनल एग्जिबिट करेगा जो कि या तो फैसिलिटेट तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ चैनल। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ चैनल which allows the substance to move along the concentration gradient or against the concentration gradient to a maximum limit। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ चैनल through which it can allow a certain ion to be passed either along the concentration gradient or against the concentration gradient to a maximum limit। यानी कि ये क्या है? ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक प्रोटीन चैनल की जो कि अलाउ करती है एक सब्सटेंस को, या तो वो हमारे पास अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीअब्जॉर्ब हो रही हो या वो अगरचे हमारे पास एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रही हो कि एक मैक्सिमम लिमिट तक ये रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अगर एक प्रोटीन है, चैनल है, ये हमारे पास सपोज करो 350 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रीअब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटीन चैनल है जो कि 350 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रीअब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद दिस प्रोटीन चैनल एक्टिव साइट दिस प्रोटीन चैनल्स एक्टिव साइट विल बिकम टोटली सैचुरेटेड। इसकी एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? टोटली सैचुरेटेड। फुल सबस्ट्रेट जितना वो ट्रांसपोर्ट कर सकता था उसने कर दिया, उसकी अब साइट फुल टोटली सैचुरेटेड हो गई। अब क्या होगा? अब हमारे पास मोर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो if there will be excess of glucose in ultrafiltration, so it means that glucose will pass in the urine. If glucose is passing in the urine, if glucose is not reabsorbing, then simultaneously it will activate water to go along with it। ठीक है, वो क्या करेगी? वो अपने साथ वाटर को भी लेके जाएगी। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगी? अपने पीछे पानी को लेके जाएगी। क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ग्लूकोज क्या है? ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। वो रीअब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भाई जो इस चैनल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई। वो 350 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिव साइट जो है वो टोटली सैचुरेट हो गई। अब वो ज़्यादा सबस्ट्रेट पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अब जो एक्सेस ग्लूकोज होगा इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, वो क्या करेगा? वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा। तो जब वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा होगा तो वाटर को अपने साथ खींचते हुए जाएगा। सो हमारी कंडीशन क्या होगी कि हम लोग को थर्स्ट फील होगा, हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो रही होगी, पानी ज़्यादा बाहर जा रहा है, ग्लूकोज भी बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा? एक हमें प्यास लगेगी, दूसरी हमारे पास क्या होगी? हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही होगी। ठीक, और यूरिन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट हो रहा होगा। ठीक, सो अब हमारे पास दो चीज़ें बस रह गई हैं इस टॉपिक को एंड करने के लिए, फिर हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हमें पता है वो मैक्सिमम पॉइंट जिसके बाद जो है ये हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। थ्रेशोल्ड पॉइंट वो होता है कि जिस पॉइंट से हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाए, जिस पॉइंट से हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाए। सपोज 350 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू जिस पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा? सपोज ये दीज वैल्यूज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज। अब 250 क्या है? एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हमने इसको बोल दिया भाई थ्रेशोल्ड पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो तो रही होगी, बट नाउ सम सब्सटेंस, सम सबस्ट्रेट विल नॉट बी रीअब्जॉर्ब। ठीक है, अब ये क्या पॉइंट है? इस पॉइंट पे भाई आपको चैनल बताने लगेगा, एक होता है ना एक घंटी, घंटी बजती इंसान की, इस तरीके से ये आपके चैनल जो है वो घंटी बजा देगा कि भाई मैं अब पूरा फिलअप हो रहा हूँ, सो बराए मेहरबानी अब मेरे और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं करो। लेकिन चैनल बोलेगा मैं ढीठ हूँ, वो अपनी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा रीअब्जॉर्प्शन की, तो बिल्कुल ही रीअब्जॉर्प्शन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन होगी नहीं। जब वो 350 मॉलिक्यूल्स को रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगी नहीं। लेकिन जब वो 250 पे होगा तो वो क्या, तो हमारे पास क्या होगा? थ्रेशोल्ड पॉइंट रीच हो जाएगा। उस पॉइंट पे क्या होगा कि अगरचे 250 से 350 तक रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, लेकिन इस दौरान हमारे पास कुछ जो है वो यूरिन के अंदर हमारे पास ग्लूकोज निकलता रहेगा, ताकि ये क्या था, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट ये बताता है कि अब मेरी जो है वो कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है और हमारे पास यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज बाहर निकलता जाएगा। थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है और फिर जो एक्सेस सबस्ट्रेट होता है वो हमारे पास यूरिन के अंदर निकलना शुरू हो जाता है। लास्ट थिंग जो हमारे पास आज की अभी बेसिक टॉपिक के अंदर रह गई है वो है ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट।
ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट कहलाता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये फॉलो करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, पैसिवली जो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही हो। तो जाहिर सी बात है जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें हमारे पास कोई ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो होता है ये हमारे पास दिखाई जाती है या पाई जाती है ऐसे ट्रांसपोर्ट के अंदर जिसमें प्रोटीन इन्वॉल्व हो, प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व हो, लाइक फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट किसमें होगी, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर मोस्टली हमारे पास पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू चले जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसमें कोई प्रोटीन चैनल ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसमें हमारे पास जो है ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चले जाता है। लेकिन ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास सर्टेन प्रोटीन चैनल भी एग्जिस्ट करते हैं। यार अब आपने तो बताया कि प्रोटीन चैनल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एग्जिस्ट, वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वाले सिस्टम को ऑपरेट मतलब मानते हैं। अब आप कह रहे हो कि कुछ प्रोटीन चैनल ऐसे हैं जो कि ग्रेडियंट टाइप को फॉलो करते हैं, तो ये तो तजाद हो गया। सो इसका हल ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये क्या करता है, ये भाई सोडियम को बाहर निकालता है, ठीक है, पोटेशियम को अंदर डालता है। यानी कि सोडियम को सेल से बाहर निकालता है, पोटेशियम को अंदर डालता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ल्यूमेन से हमारे पास सोडियम फिर सेल के अंदर आने लगता है, ठीक। अब क्या होता है कि सेल के अंदर आया, सेल से फिर जो है वो ये सोडियम पोटेशियम पंप उसको पंप करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो जितना हमारे पास, जाहिर सी बात है अगर हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा इसकी एक्टिविटी हुई सोडियम पोटेशियम पंप की, तो इसका भी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पॉइंट रीच हो जाएगा। अगर इसने ज़्यादा एक्टिविटी की तो इसका भी मैक्सिमम पॉइंट रीच हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो है, सपोज करो 400 ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल सकता था, इसने निकाल दी, फिर इसका भी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पहुँचना चाहिए। तो अब इस 400 को रीच करने से बचाना है हमें। अगर इस चैनल को ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वाले फेज में जाने से बचाना है तो हमें क्या करना है कि हमें 400 से बचाना है। 400 एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा चैनल जो है वो ग्रेडियंट टाइप को फॉलो करे, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो ना करे, तो हमें क्या करना है कि हमें जो है ये 400 मॉलिक्यूल्स जो है वो इस चैनल से ट्रांसपोर्ट नहीं करवाने। हमें 400 वो सोडियम मॉलिक्यूल्स इस ट्रांसपोर्ट चैनल से नहीं पास करवाने। तो इसके लिए क्या हल है कि इसके लिए हल ये है कि यार अगर जो ये रीएब्जॉर्ब ये चैनल जितना सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा है, सपोज करो ये इसने रीएब्जॉर्ब कर लिए 280 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसमें से बकिया जो है वो नीचे निकाल दें, वापस बेच दें, बैकलिक करा दें। बैकलिक हमने करवा दिया 100 के, तो यहाँ पे अब हमारे पास कितने बचे, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस चैनल ने अभी तक 180 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करा है, ठीक है। फिर जैसे दोबारा 280 पहुंचने लगे वापस 100 बैकलिक करा दें। तो जब तक बैकलिक होती रहेगी तब तक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे पास ये किसको फॉलो करेगा, ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट को फॉलो करे, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वालों को फॉलो ना करे, तो हमें क्या करना है, हमें बैकलिकिंग करानी है। अब बैकलिकिंग कब होती है, बैकलिकिंग उस वक्त होती है कि जब हमारे पास पेरिटिकुलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ हो, ठीक है, या उसका आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, या हमारा जो है और क्या हो जाए कि जब वो उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि सेल से इंटरस्टिशियम के अंदर जब फ्लूइड ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा होगा वो उसके अंदर पेरिटिकुलर कैपिलरीज में नहीं जा रहा, तो क्या होगा कि इन दी एंड हमारे पास क्या होगा कि इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, वो बैकलिकिंग करा देगा, वो हमारे पास क्या करा देगा, बैकलिकिंग करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर इन इंटरस्टिशियम, आयंस इन इंटरस्टिशियम बोथ विल रिवर्स बैक। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास इसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पहुंचेगा नहीं और ये फॉलो करता रहेगा ग्रेडियंट टाइप ट्रांसपोर्ट। सो दिस वाज द बेसिक लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके बाद जो है वो बहुत टफ लेक्चर होने वाला है, सो गेट रेडी फॉर इट।